हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 6। अभी तक हम लोग पढ़े थे गैस लॉ, यही ना, गैस लॉ के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको शॉर्ट में केटीजी बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्या मीनिंग है? काइनेटिक और स्टैटिक, ये दो वर्ड है, दोनों का मीनिंग तो पता ही है। काइनेटिक मतलब जस्ट लाइक मूवमेंट, यही ना। तो यहाँ पर जो है कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी? गैस के लिए, यही ना। तो इसका मतलब गैस का काइनेटिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, यही ना। तो इसके लिए जो है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया। गैस लॉ जो हम लोग पढ़े थे, तो कभी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो वो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम में जो है गैस पर रिसर्च कर रहे थे। मैक्सवेल ने जो है इस पर, इसके ये गैस के काइनेटिक पार्ट पर जो है ना, उस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब ये कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। जैसे बाकी जो लॉ था उसमें तो हम भी लॉजिक से, अपन भी लॉजिक से सोच सकते हैं, बॉयल्स लॉ के केस में या चार्ल्स लॉ के केस में। बट ये काइनेटिक थ्योरी जो है, ये पार्ट जो है काइनेटिक पार्ट गैस का, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये जो है मैक्सवेल ने क्या किया, बाद में इसका इक्वेशन पढ़ाएंगे हम, इसके जो है मैक्सवेल ने इक्वेशन भी दिया था। तो मैक्सवेल ने क्या किया, कुछ और साइंटिस्ट जो है वेंडरवाल और भी साइंटिस्ट से उसके साथ मिल करके क्या किया, इस पर मतलब थोड़ा वर्क किया, ठीक है। मेन मैक्सवेल ही था, तो इस पर वर्क किया। तो इसके बारे में फिर भी जो है ना एग्जैक्ट डिसीजन ले पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो ये लोगों ने क्या किया, सब साइंटिस्ट ने, सारे साइंटिस्ट ने मिल करके एक एजम्पशन दिया, ठीक है, जिसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। बहुत सारे बुक में इसका नाम एजम्पशन है, ठीक है। मतलब एज्यूम कर लिया गया है कुछ चीजें को, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि जिसके बारे में जो है प्रैक्टिकली बताना बहुत डिफिकल्ट है सब कुछ, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है एज्यूम कर लिया और उसको जो है एक्सपेरिमेंट से कोरिलेट किया, ठीक है। और वो मैच कर रहा था, तो वो लोगों को बोला कि अब तुम ये मान लो, ठीक है। अब जो नहीं मानेगा तो उसको फिर वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना कि ये रॉन्ग है, और जब तक सही चल रहा है तब तक मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो प्रूफ नहीं हो पा रहा था, लेकिन डिस्प्रूव भी नहीं हो पा रहा था। मतलब एग्जैक्ट प्रूफ नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से तो मैच कर रहा है ना, जो भी थ्योरी दिया गया है वो एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा है। तो क्या क्या थ्योरी है, मीन्स पोस्टुलेट्स क्या क्या है ये इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। तो पहले हम उसको वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो ये सब है क्या, एजम्पशन, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया है कि ऐसा गैस के केस में होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मोलिक्यूल्स ऑफ सिंगल गैस आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास बट डिफरेंट फ्रॉम मोलिक्यूल्स ऑफ अनदर गैस। सही बात है। मोलिक्यूल्स जो है सिंगल गैस, कोई एक गैस, जैसे मान लो हीलियम गैस, आर आइडेंटिकल इन साइज शेप। सही बात है, हीलियम गैस है अगर, या ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस है या कोई भी गैस, हीलियम गैस तो खैर वो उसका जो है वो मोनो एटॉमिक होता है, तो वो तो उसके एटम्स होंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या है, वो टू फॉर्म में मिलता है। तो चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में मिले या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एक गैस पार्टिकल्स जो है, हर गैस पार्टिकल्स को अगर हम देखेंगे तो सारे क्या है, साइज शेप और मास सबका आइडेंटिकल है। एक टाइप के अगर गैस है तो उसके जितने भी ये है पार्टिकल्स, एटम बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, जो भी, वो आइडेंटिकल होगा साइज शेप और मास में, ठीक है। बट डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर गैस। सही बात है। हीलियम का जो पार्टिकल्स होगा, गैस पार्टिकल, वो ऑक्सीजन के पार्टिकल से डिफरेंट होगा। समझ में आया? वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लिजिबल ड्यू टू वेरी स्मॉल मास। सही बात है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है निग्लिजिबल है, क्यों? ये जो है ये निग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम होता है। तो अगर मास बहुत कम है तो ग्रेविटेशन उस पर वर्क नहीं करेगा, mg जो है बहुत कम होगा। और हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि गैस जो है, गैस मॉलिक्यूल नीचे नहीं आ रहा है। अगर उस पर न्यूटन्स लॉ, ये जो है ग्रेविटी अप्लाई होता, तो गैस मॉलिक्यूल क्या होता, सारे नीचे आ जाते। समझ में आया? तो ये प्रैक्टिकली दिखता है हमको, ठीक है, कि गैस मॉलिक्यूल नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रहा है। वैसे भी हम जानते हैं ये एयर में जो है गैस है तो वो नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता तो क्या होता, सारे गैस नीचे आते, ऑक्सीजन भी नीचे आ जाता, ठीक है। ऑक्सीजन नीचे आ जाता मीन्स सारे गैस नीचे आते, तो ऑक्सीजन भी नीचे, वो भी ऑक्सीजन को भी नीचे आना पड़ता है। और अगर ऑक्सीजन नीचे आ गया तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर नीचे आ गया तो हम लोग को फिर नीचे सो करके नाक रगड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ऊपर ही जाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो है गैस पर न्यूटन्स लॉ मतलब ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये जो है ये
अब थर्ड में देखो क्या है, एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये तो समझ में आ गया ना, ये ग्रेविटी जो है क्योंकि स्मॉल मास के कारण से वो निग्लिजिबल है ग्रेविटी, ये तो समझ में आ गया ना। एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो इसका क्या मतलब है, कोई भी गैस लो तुम, थोड़ा सा लो या ज्यादा लो, सिलेंडर में मान लो कुछ गैस लिया या बलून में मान लो तुमने कुछ गैस लिया, तो क्या बोला है, एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। थोड़ा भी तुमने गैस लिया ना तो उसमें लाखों करोड़ों गैस के जो है पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और उसका क्या है, विच आर इन कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, और वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन में। अब कैसे होगा अभी हम बता रहे हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में है और स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि जैसे मान लो तुम बलून लिया, ठीक है, तो ये है मान लो बलून, ठीक है, इसमें गैस पार्टिकल्स है, ठीक है, इसमें गैस पार्टिकल्स है, तो वो क्या है, क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो इन ऑल डायरेक्शन और जिगजैग मोशन। तो जिगजैग मोशन का क्या मतलब है कि एक गैस मोलिकुल्स जो है स्ट्रेट लाइन में तब तक जाएगा जब तक कि दूसरे से टकरा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम मान लो कुछ गैस मोलिकुल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो गैस मोलिकुल्स इधर जा रहा है और ये वॉल से जाके टकरा गया, ठीक है, ये वॉल से टकरा गया, अगर परपेंडिकुलर टकराया है तो वापस उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और अगर दूसरे डायरेक्शन में टकराया है, जैसे मान लो ये ऐसे जाकर के ऐसे टकराया, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। या मान लो कि गैस मोलिकुल्स जो है, गैस पार्टिकल खुद से ही टकरा गया कोई दूसरे गैस से, तो ये जो है ये ऐसे गया और ऐसे इससे टकरा गया, तो यहां से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और ये मान लो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराया, और ये मान लो एक यहाँ है तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, और कोई तीसरा इधर है तो ये इधर ऐसे, ठीक है, कोई इधर, जब तक टकराया नहीं तब तक ऐसे चल रहा है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है जब तक कि दूसरे किसी से, चाहे वॉल से या फिर कोई दूसरा गैस मोलिकुल्स उससे जाके टकरा न गया हो, ठीक है। जब तक नहीं टकराया है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैस मोलिकुल्स है, वो टकरा रहा है, तो टकराने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो जा सकता है, इन ऑल डायरेक्शन। और क्या है, जिगजैग मोशन, तो दिख ही रहा है ये जिगजैग मोशन है, ठीक है, ये जिगजैग मोशन में है ना, कोई किधर कोई किधर, कोई इधर तो कोई इधर कोई इधर, तो हर डायरेक्शन में है ये जिगजैग मोशन में, ठीक है, समझ में आया, ये जिगजैग मोशन। तो ये जो है ये यहां से, ये किसके लिए था, ये थर्ड नंबर के लिए, तो यहां पर हम ये इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मोलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सही बात है, प्रेशर जो है, जैसे मान लो ये बलून या गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर पर ये गैस मोलिक्यूल्स जो अंदर है उसके कारण से प्रेशर जो है गैस, ये गैस सिलेंडर का जो वॉल है वो प्रेशर उस पर लग रहा है। तो क्यों लग रहा है प्रेशर, ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मोलिक्यूल, है ना, क्यों लग रहा है, ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मोलिक्यूल, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये जो कंटेनर है इसके वॉल पर कंटिन्यूअसली, या गैस सिलेंडर है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली बॉम्बार्डमेंट हो रहा है गैस मोलिक्यूल का, इसके कारण से वो उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोलिजन बाय द गैस मोलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये जो कोलिजन हो रहा है, ये गैस मोलिक्यूल जो है ये जाके टकरा रहा है किससे, वॉल से जिसमें रखा हुआ है, अगर सिलेंडर में रखा हुआ है तो सिलेंडर से जाके टकराएगा, या आपस में भी टकरा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये सब तुमको पता है। एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व का क्या मतलब है, एनर्जी कंजर्व का क्या मतलब है कि उसका जो है टकराने के बाद एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, ठीक है। तो वो सब हम मान के चलते हैं कि वो सब बेसिक तुमको पता है फिजिक्स में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कब होता है, जब थोड़ा भी कोलिजन के बाद एनर्जी का लॉस नहीं हो, ठीक है। अब मान लो कि कोई सोचेगा कि ऐसा हम कैसे मान ले, ये तो थ्योरी दिया था ना,
कोई लोग अपोज भी तो कर सकता है कि हम क्यों माने ऐसा। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो इस रूम में जो गैस है, मान क्या ले, है ही ना, तो रूम में जो गैस है वो आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, या ये बोर्ड जो है ये मान लो वॉल है, तो इस पर भी कुछ गैस मोलिकुल्स जो है एयर वो आकर के इस पर टकरा रहा होगा। तो टकराने से या आपस में टकरा रहे हैं, उससे अगर एनर्जी का लॉस होता, ठीक है, या तो वॉल पर टकराए या आपस में टकराए, उससे अगर एनर्जी का लॉस होता तो धीरे धीरे क्या होता, उसका स्पीड जो है टकराने के बाद वो डिक्रीज होते जाता। जैसे बॉल को तुम ड्रॉप करो, ठीक है, बॉल को तुम ड्रॉप करो तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो कोलिजन के बाद थोड़ा हाइट आएगा, फिर कोलिजन के बाद फिर थोड़ा हाइट, फिर थोड़ा थोड़ा करके करते करते धीरे धीरे वो बॉल रुक जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, उसका जो है एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं है, थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है, इसीलिए कुछ देर के बाद वो टकराते टकराते मीन्स वो जो फॉल हो रहा है तो वो जो है कोलिजन के बाद कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। बट अगर ऐसा गैस के केस में हुआ, गैस के केस में जो है गैस तो टकराने से रुकता तो नहीं है, गैस अगर रुक गया टकराते टकराते तो फिर गैस सब नीचे आ जाएगा, गैस का मूवमेंट बंद, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि टकराने से, और टकराता तो जरूर है, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि गैस मोलिकुल आपस में टकरा ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं बोल सकते, गैस मोलिकुल टकरा रहा है, नहीं तो फैन को अगर ऑन करेंगे तो हमको जो है, और मान लो ये जो है कोई पेपर रखे या कुछ भी कोई भी शर्ट रखे तो उस पर दिखता है, ठीक है, एयर का जो स्पीड है उसका इफेक्ट दिखता है, इसका मतलब टकरा तो रहा है, तो टकरा रहा है लेकिन जो है लॉस नहीं हो रहा है इसका, ये एनर्जी और मोमेंटम का, क्लियर। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू गैस पार्टिकल्स इज मच लार्जर देन देयर ओन डायमेंशन। इसका क्या मतलब है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू गैस पार्टिकल, दो गैस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो क्या है, गैस पार्टिकल का जो खुद का, उसका जो खुद का जो डायमेंशन है, जो भी होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इस केस में तो स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, तो उसका जो रेडियस है, कहने का मतलब उसका वॉल्यूम जो भी है, तो उसके कंपेयर में दो जो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है, मच लार्जर देन देयर ओन डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका क्या मतलब है, एक्चुअल वॉल्यूम, जैसे मान लो कि गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम बोले तो जैसे मान लो इस रूम में जो गैस है, गैस दिखता तो नहीं है लेकिन है, ठीक है, एयर है ना, तो एयर है मीन्स गैस है, तो गैस का कुछ ना कुछ खुद का तो वॉल्यूम होगा। हम गैस का वॉल्यूम क्या लेते हैं, उसका खुद का वॉल्यूम बहुत कम होगा, हम गैस का वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, गैस का वॉल्यूम बोले तो इस रूम का वॉल्यूम ही हम गैस का वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मान लो गैस सिलेंडर में गैस रख दिया, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही होता है गैस का वॉल्यूम, क्योंकि वो सिलेंडर में फैल गया ना। लेकिन गैस का खुद का अपना जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, गैस दिखता भी नहीं है, बहुत ही छोटा है, लेकिन कुछ तो है, तो उसका जो ये वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, समझ में आया, कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जैसे मान लो इस रूम में मान लो हमने कुछ मॉस्किटो ला के रख दिया, ठीक है, मॉस्किटो ला के रख दिया, मच्छर ला के रख दिया, तो रूम में फैल गया, इधर उधर बहुत सारे रख दिए, तो रूम में फैल गया, तो अब क्या होगा, मॉस्किटो का जो है कुछ तो वॉल्यूम होगा, थोड़ा ही सही होगा ना, मच्छर का वॉल्यूम तो होगा ही ना। तो इस रूम में मान लो तुमने रख दिया कुछ 50 है या 100 रख दिया, तो रूम के वॉल्यूम के कंपेयर में मॉस्किटो का जो वॉल्यूम है खुद का ओरिजिनल वॉल्यूम, तो छोटा सा मॉस्किटो है, ठीक है, छोटा सा है मॉस्किटो, लेकिन उसका जो खुद का जो वॉल्यूम है वो तो है, बहुत ही कम है, लेकिन है ना, कुछ तो है। तो रूम की बात अगर करो, ये मान लो रूम है, ठीक है, ये मान लो रूम है, तो इसमें जो मॉस्किटो है, कहने का मतलब इस रूम में जो गैस है, तो उसका खुद का वॉल्यूम काफी कम है, ठीक है, निग्लिजिबल है। तो देखो ये रूम के कंपेयर में ये जो मॉस्किटो है उसका वॉल्यूम निग्लिजिबल है, समझ में आया? तो यही बात ये भी बोल रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये है, इसके लिए ये 7th के लिए ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये बहुत ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। अब देखो, अब गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी
जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अगर होता, ठीक है, अब सवाल है कि हम कैसे मान लें कि ये जो है अट्रैक्शन नहीं है। तो अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो आपस में वो चिपक जाएंगे। हाँ, तो सॉलिड और या लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, बाद में देखेंगे हम कि इसमें फिर जो है इसका एक्सेप्शन आता है बाद में, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड भी तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वाटर जो है, वाटर जैसे मान लो वाटर लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो ये हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, पोस्टुलेट्स, ये मान लिया गया है। समझ में आया? कब? जब गैस के फॉर्म में है तो। ठीक है, जब गैस के फॉर्म में है तब तो उसमें अट्रैक्शन नहीं है ना, ज्यादा अट्रैक्शन हुआ तो वो गैस रहेगा ही नहीं। तो ये हम पढ़ रहे हैं गैस के लिए। समझ में आया? गैस के बारे में नाम ही क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। समझ में आया? तो गैस के बारे में ये पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं हम। तो ये समझ में आया, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। क्लियर? नेक्स्ट है, हाँ देखो इसमें 7 और 8 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो है ये काम आएगा। ये 7 और 8 जो है आगे भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इसको हम स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों 7 और 8। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस का वो है टेम्परेचर का फंक्शन, मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, हेयर काइनेटिक एनर्जी मीन्स एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी का मतलब है यहाँ पर ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं हम, रोटेशनल और वाइब्रेशनल की नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो है इसको लिख लो। ठीक है, चलो आगे लिखो काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, ये इसको जो है ये इक्वेशन मैक्सवेल ने डेराइव करके दिया था। ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन गिवन बाय मैक्सवेल ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन या पोस्टुलेट्स। हमने पहले बोला था किसी किसी बुक में तुमको पोस्टुलेट्स का नाम एजम्पशन है। ठीक है, तो या तो ये एजम्पशन बोलो या पोस्टुलेट्स बोलो, एक ही बात है, ऑफ केटीजी। ठीक है, तो काइनेटिक इक्वेशन जो है किसने दिया था? मैक्सवेल ने। और वो इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू 1/3 mn u RMS स्क्वायर। अब ये देखो तुम्हारे लिए नया है। अब तुम बोलोगे कि ये कहाँ से आया, तो इसका भी डेरिवेशन है, बट उतना जो है ना वो डेरिवेशन की हम अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो। ठीक है, इसमें क्या है, अब हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पीवी टर्म तो हमारे लिए कॉमन है, ये टर्म नया है ना। तो इसमें देखो क्या है, एम जो है, एम क्या है? मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल, एक सिंगल मोलिक्यूल का मास है। एन क्या है? नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल। ठीक है, एन है नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल। यू क्या है? यू है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये आरएमएस लिखा है ना, तो आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे लिए नया टर्म है। यू जो है, यू फिजिक्स में यूज करते हो, वी और यू याद है ना, तो वेलोसिटी है ना वो, मतलब स्पीड। यहाँ पर जो है स्पीड है वो, तो यू जो है वेलोसिटी या स्पीड, यहाँ पर तो एक ही, दोनों के लिए हम एक ही यूज करेंगे टर्म। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, इसका क्या मीनिंग है अभी वो देखते हैं हम। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसका मीनिंग क्या है? इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब बोलोगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जनरल जो है, जनरल तो मीन निकालने आता है, एवरेज। अगर दो क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यही नहीं करते हैं। 3 का निकालना है तो सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, जिसका फाइंड करना है ना, जिसका फाइंड करना है, मान लो तुमको 2, 3, 4, 5 या मान लो 5, 8, 10 इसका फाइंड करना है, तो क्या करोगे? पहले उसको स्क्वायर करो। ठीक है, पहले स्क्वायर करो, उसके बाद उसका क्या करो, एवरेज निकालो, मीन, और फिर उसे उसको स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्पीड। ठीक है, तो जैसे मान लो हमको करना है किसका, 4, 5, 10, तो 4 को स्क्वायर करो, फिर 5 को स्क्वायर करो और फिर 10 को स्क्वायर करो। ठीक है, समझ में आया? और उसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 3 से डिवाइड कर दिए और उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट कर दो। समझ में आया? तो यहाँ पर यही किया गया है। ये जो है ये है n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है स्पीड। तो ये है 1, 2, 3 डॉट डॉट के बाद क्या आएगा, यहाँ un आएगा, वो हमने नहीं लिखा है, तो उतना तो मान के चलते तुमको, ऐसा तो ये सब तो सोच ही लोगे। ठीक है, तो ये जो है n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, तो सबके स्पीड को क्या किया, स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाले, ये ना, और उसके बाद फिर क्या किया, रूट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे URMS,
रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 3RT/m, अंडर रूट 3RT/m, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये रूट 3RT/m जो है, अभी देखेंगे आगे। ये जो है ये 3RT, आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, एम है मोलर मास, ठीक है, एम है मोलर मास। अब देखो इसमें जो है हम लोग वहां पर जो पढ़ते थे PV = nRT, वहां पर क्या करते थे, आर का वैल्यू लेते थे 0.08, याद है ना, वहां पर लेते थे हम 0.08 आर का वैल्यू। तो उसका यूनिट जो है अलग था, और हमने बताया भी था कि अगर ऐसा यूनिट लिए तो आर का वैल्यू था 8.314, ठीक है। यहाँ पर नोट में लिख लो, इन एबव इक्वेशन मीन्स ये या ये यूज ऑल क्वांटिटीज इन ऐसा यूनिट, तो तुमको ऐसा यूनिट ही यूज करना है, ठीक है। जैसे आर के लिए क्या करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और पी जो है प्रेशर, ये जो है पी प्रेशर, उसको हम लेंगे किसमें, पास्कल में, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है पास्कल इसका प्रेशर का, ठीक है। और ये स्पीड लेंगे हम मीटर क्यूब में, ठीक है, ऐसा यूनिट। और डेंसिटी लेंगे हम केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और मोलर मास लेंगे केजी पर मोल, ठीक है, सारे ऐसा यूनिट, क्लियर। अब देखो अभी अभी हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो फंक्शन था टेम्परेचर का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं अभी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका प्रूफ भी है, इससे आया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये हमने यहाँ पर फिर से लिखा है। अब देखो अगर ये क्या है, m क्या था, m है मास ऑफ सिंगल मोलिकुल, यही ना, मास ऑफ सिंगल मोलिकुल। n क्या है, नंबर ऑफ गैस मोलिकुल, तो दोनों का मल्टीप्लाई है, यही ना। तो ये है दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो n की जगह अगर Na हो जाए मीन्स एवोगाड्रो नंबर, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, समझ में आया बात, ये जो है n की जगह अगर Na हो जाए तो Na मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर। और ये मास है कितने का, एक मोलिकुल का, और उसमें तुम मल्टीप्लाई कर दोगे मोल का जो नंबर है उससे। तो उससे अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो कि एक बनाना का मास है अगर 2 ग्राम, तो 1 डजन का मास कैसे आएगा, इंटू 12, 2 इंटू 12 करेंगे तो 1 डजन का मास आ जाएगा। तो यहाँ पर वही तो कर रहे हैं हम, ये है एक सिंगल मोलिकुल का मास, और इसकी जगह तुम मोल के नंबर को रख रहे हो। तो ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 1 मोल का मास होगा। इसका मतलब क्या है, 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो ये जो है ये दोनों को, अब n की जगह अगर हम Na रखेंगे तो ये हो जाएगा मोलर मास, राइट। तो ये टर्म जो होगा, ये टर्म ये हो जाएगा क्या, मोलर मास। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अब ये m, ठीक है। तो अब ये PV = क्या आ गया, 1/3 mu RMS स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, काइनेटिक एनर्जी ना। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म भी तो आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ½ mv², यही ना। तो यहाँ पर जो है ये स्पीड के लिए हम लोग u यूज कर रहे हैं ना, स्पीड के लिए u यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा ½ mu², यही ना, ½ mv² होता है। तो अगर 1 मोल के लिए हम ले रहे हैं तो 1 मोल गैस का मास कितना होगा, जैसे मान लो ये काइनेटिक एनर्जी तुमको अगर मान लो जैसे 1 मार्कर का फाइंड करना है, तो ½ इंटू इसका मास इंटू इसका स्पीड, ये अगर इसका कुछ स्पीड है तो। लेकिन मान लो तीनों ये जो है तीनों मार्कर का अगर फाइंड करना है तीनों का, तो हम मास लेंगे इस तीनों का। अगर 1 मोल का फाइंड करना है तो 1 मोल का मास लेंगे। तो 1 मोल के मास को मोलर मास ही तो बोलते हैं, तो मास तो वही रहेगा m, ठीक है। तो ½ mv² टर्म तुमको आना भी तो चाहिए। ये जो है यहाँ पर u का काम कर रहा है अभी, यही ना, ये u जो है वो यहाँ पर स्पीड है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ½ mu², यही ना, ½ mu² जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी होगा, समझ गया ना। तो ½ mu² टर्म जो है कैसे लाओगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर हाफ तो नहीं है, हाफ है क्या, तो हमको यहाँ पर हाफ अगर लाना है तो यहाँ पर अगर 1/2 करोगे तो 2 से तुमको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो है देखो, ये हमने क्या किया है, यहाँ पर हाफ रखा तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। अब देखो ये टर्म जो होगा, ये टर्म क्या आया, ये टर्म ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये ½ mv² जैसा है ना। ये u को अगर तुम v मानोगे तो ये ½ mv² है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके बदला में लिखेंगे और ये 2/3 आ गया, तो 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ये इक्वल टू क्या होगा, पीवी होगा, पीवी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इस 2/3 को इधर लाओ, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो 3/2 पीवी होगा, और पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, यही ना। ये जो है, ये देखो, ये जो है, ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है, कितने मोल के लिए। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम ये मास कितने मोल का ले रहे हैं, कितना मोल का ले रहे हैं, ये मास जो है मोलर मास है ना, तो कितने मोल का, 1 मोल का, यही ना। n इक्वल टू Na है, 1 मोल का मास है। तो ये जो है पीवी इक्वल टू 2/3 ये आया है काइनेटिक एनर्जी, पीवी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ये आया है 1 मोल का, ठीक है। तो ये है, ये जो है किसके लिए है, 1 मोल के लिए ना। तो n इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ठीक है, n इक्वल टू 1 है, तब आया है ये, ठीक है। तो मोल अगर 1 है तो ये आएगा पीवी इक्वल टू 2/3 के। अब अगर मोल n होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एनआरटी, यही ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 एनआरटी आएगा, अगर मोल अगर ज्यादा है तो। लेकिन मोल अगर एक ही है तो n टर्म नहीं रहेगा, मतलब n की जगह 1 रहेगा ना, तो ओनली आरटी आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 3/2 आरटी फॉर 1 मोल, 1 मोल अगर लिए है तो ये जो है ये ध्यान रखो, ठीक है। ये या ये दोनों तो एक ही बात है ना, ये ध्यान रखो या ये ध्यान रखो, दोनों एक ही है, इससे ये डिराइव कर लोगे, ठीक है। तो 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 3/2 आरटी, यही ना। तो ये 3/2 आरटी आया। अब देखो ये आया है 1 मोल के लिए, यही ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू 3/2 आरटी। तो देखो यहाँ से जो है ये प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। देखो ये 3/2 आर जो है ये तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए लॉजिक से भी, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 मोल का। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है, अगर एक डजन का मास है, अगर कुछ मान लो 120, तो एक सिंगल का मास कितना होगा, 10 होगा। तो 12 से डिवाइड किए ना, 12 से डिवाइड करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डजन नहीं है ना, मोल है ना, तो मोल के नंबर से डिवाइड करो, समझ में आया। तो एक मॉलिक्यूल का जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी जो 1 मोल का होता है उसमें Na से डिवाइड करो, तो 3/2 आरटी में Na से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये R/Na टर्म जो है ये इसके बदला में यहाँ पर हमने K लिखा है, ये बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट था उसके नाम पर, इसके बदला में ये K जो है, ये K को बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या है, ये R/Na, समझ में आया। तो ये जो है K का वैल्यू है यहाँ पर R/Na। तो ये R/Na टर्म जो है ये इसके बदला में आया है क्या, ये K थोड़ा सा स्टाइल में लिखा रहता है, नॉर्मल स्केल से, ये जो है ना ये थोड़ा सा स्टाइल में रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल का क्या आया, 3/2 kT, ठीक है। K क्या है, R/Na। इसका वैल्यू तो बहुत कम आएगा, मतलब हाँ इसका वैल्यू बहुत ही कम आएगा, इसका वैल्यू तो बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू अगर जरूरत पड़ा क्वेश्चन में तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू पता है, Na का वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया किसका, एक मॉलिक्यूल का, राइट। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया 1 मोल का, क्लियर। अब देखो अभी जो हमने पढ़ा है इसमें, देखो अभी जो हमने पढ़ा है ये पीवी इक्वल टू ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन, यही ना अभी हमने पढ़ा है, उसी से डिराइव किया ना ये सब, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है, मतलब इस तीनों में से अगर कोई भी तुम एक याद रखा तो ये जो है ये मान लो याद है तो ये निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन ये याद रखना है कि R/Na जो है उसको हम लोग ये K से डिनोट करते हैं, K थोड़ा सा स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। चलो अब जो है, अब देखो यहाँ पर ये URMS जो है इसका वैल्यू क्या आया था, 3RT/√3RT/m, यही ना। तो देखो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से ये टर्म जो है यहाँ पर, अब इसमें देखो ये अगर 1 मोल के लिए है, यहाँ जो m है ये कैसे आएगा, इसमें देखो तो m टर्म कहाँ आया था तुमको, यहाँ से देखो, नहीं तो यहाँ से देखो ये, या यहाँ देखो, यहाँ से देखो तुमको क्या चाहिए, U चाहिए ना, URMS, ये चाहिए, और किसके टर्म में, RT और M के टर्म में। तो देखो यहाँ से अगर तुम देखा ये यहाँ से
तो यहाँ से देखो यू आर एम एस का वैल्यू क्या आएगा, पी वी इंटू 3/m, into 3RT by यही ना, पी वी इंटू 3/m आएगा। तो अभी स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर तुम यू आर एम एस स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, 3 ये 3 PV/m, यही ना, 3 को इधर ले जाओ तो ये होगा 3 PV/m होगा। equal to 3 अब देखो पीवी की जगह एनआरटी लिख दो, लेकिन एन टर्म यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है मोलर मास ले रहे हैं हम, ये जो है इसको हटाना नहीं है, ये जो है ये किसके लिए है, ये एम यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए ना। तो 1 मोल के लिए है तो तुम पीवी के बदला में एनआरटी लिखोगे या एन की जगह 1 रखोगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3RT हो जाएगा, 3RT/m मतलब पीवी की जगह ये मतलब ये टर्म जो होगा ये 3RT हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा क्या 3RT, ठीक है, और ये नीचे m, क्लियर। तो यहाँ से देखो ये जो है u क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, तो फिर से देखो यही आ गया, क्लियर। तो ये बाद में जो है फिर से हम इसको अब प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर यू आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m, ठीक है, समझ में आया। चलो लिख लो इसको। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, 3/2 RT, अगर 1 मोल है तब ना। अब अगर n मोल है तो क्या होगा 3/2 nRT। तो इससे तो ये प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया और इसका वैल्यू भी फाइंड कर लिया, कितना 3/2 nRT। एवरेज कितना था, एवरेज मतलब एक सिंगल मोलिक्यूल का, तो वो कैसे फाइंड किए थे, 1 मोल का जो था 3/2 RT, तो उसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर दो, तो R/Na का वैल्यू क्या था, K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये सब तो पढ़ लिया है, ठीक है। तो तुमको याद रखना है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब सिंगल मोलिक्यूल का, और ये है n मोलिक्यूल, n मोल का, ठीक है। अगर n मोल है तो उसके लिए 3/2 nRT, और एक सिंगल मोलिक्यूल है मीन्स एवरेज। तो ये अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, जैसा RMS हमने फाइंड किया रूट मीन स्क्वायर, वैसे ही एवरेज है। एवरेज जैसे नॉर्मली फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू आता है 8RT/m। तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है, ये तुमको याद रखना है। अब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हम लोग UMP से डिनोट करते हैं, MP मीन्स मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, अभी हमने ऑलरेडी दो टाइप पढ़ लिए हैं, एक एवरेज स्पीड और दूसरा था इससे पहले पढ़े थे RMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब ये नया टाइप है, ठीक है, थर्ड है। तो इसमें क्या है, इट इज द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोलिक्यूल्स का स्पीड ज्यादा होगा, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का जो है वो पार्टिकुलर स्पीड होगा, ठीक है। जैसे मान लो, हाँ, इसका पहले वैल्यू, इसका जो वैल्यू आता है √2RT/m। सब में देखो एक चीज कॉमन है, ये रूट जो है T/m सब में है, ठीक है। तो तुमको भी सिर्फ याद रखना है ये एक्स्ट्रा जो है इस केस में, और R भी सब में है, सब में R भी है, तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा याद रखना है। इसमें 8/π है, इसमें 2 है, और उस केस में फर्स्ट केस में 3 है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और ये देखो PM इक्वल टू DRT हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रूफ भी किए थे, ठीक है। तो डेंसिटी के टर्म में अगर लिखोगे तो RT/m इक्वल टू P/T होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें हमने इसमें नोट में लिखा दिया था कि इसमें जो है यूनिट कौन सा लेना है, SI यूनिट, ठीक है। उधर PV इक्वल टू nRT में हम लोग लेते थे R का वैल्यू 0.08, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लेंगे SI यूनिट 8.314। ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, सारे SI यूनिट लेंगे। अब देखो ये एग्जाम्पल जो है मोस्ट प्रोबेबल का, जैसे मान लो ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो है ये टोटल 100% ही होगा ना, परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो कुछ मोलिक्यूल्स है 15%, जो 15% मोलिक्यूल है उसका स्पीड है मान लो 52 मीटर पर सेकेंड, और 35% का है 45, 20% का 30, और 30% का 80। टोटल देखो तो 100 हुआ कि नहीं, ये 50 और ये 50, 100। अब देखो सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, ये 30% का, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल नहीं है, समझा, ये मोस्ट प्रोबेबल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल किसका है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का जो स्पीड है, समझा। तो मोस्ट प्रोबेबल होगा कौन सा, ये 35% जो है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मोलिक्यूल्स, उसका जो पार्टिकुलर स्पीड है वो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा हो, देखो इससे कम है, ज्यादा हो भी सकता है। तो ये है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। इसका मीनिंग समझ में आया, UMP, ठीक है, क्लियर। अब देखो ऑर्डर ऑफ स्पीड, अब ऑर्डर क्या आएगा, 8/π का वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू तुम फाइंड करोगे, पाई क्या होता है 3.14, तो उससे डिवाइड करोगे 8/3.14, तो ये क्या होगा,
ये होगा 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, 3 से कम। ये वैल्यू 3 से कम होगा, ठीक है, 2 से ज्यादा होगा लेकिन 3 से कम होगा। तो देखो ये 2 है, ये यहाँ पर 2 है ना, और उसमें क्या था आरएमएस में 3, तो इसका √3 RT/m था ना, तो उस दोनों के बीच में होगा ये। तो इसका मतलब एवरेज जो होगा ये होगा उसके बीच में, सबसे कम होगा ये, तो ये सबसे कम और ये एवरेज होगा बीच में, और ये आरएमएस सबसे ज्यादा। वैसे भी तुम देखो आरएमएस जो है सबसे ज्यादा क्यों होता है, तुमको रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है। मान लो कोई भी 3 नंबर फाइंड कर लो, जैसे मान लो 2, 3, 4, इसका अगर तुम एवरेज निकालो तो कितना होगा, ये 2 + 3 + 4 कितना होगा, 2 + 3 + 4/3, इसका वैल्यू आएगा कितना, 9/3। तो ये एवरेज जो आया ये कितना आया, 3 आया। लेकिन तुम इसका अगर आरएमएस फाइंड करो तो क्या करेंगे, 2² + 3² + 4² बाई कितना, 3, और फिर इसका स्क्वायर रूट, है ना। तो देखो तो ये क्या रहा है, ये आएगा 4 + ये 9 + 16, ये कितना आएगा, 29/3, यही ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 27 से ज्यादा है, तो ये 9 से ज्यादा होगा, यही ना, 9 से ज्यादा होगा, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आए, तो इसका वैल्यू 3 से तो ज्यादा ही आएगा। तो देखो ये से ज्यादा आ रहा है, तो जब एवरेज से ज्यादा आ रहा है, तो एवरेज से जब ज्यादा आ रहा है तो एमपी से तो ज्यादा आना फिक्स है, समझ में। तो इससे हम एक लॉजिक जो है, मतलब लॉजिक से भी हम सोच सकते हैं कि ये ज्यादा ये क्यों आ रहा है, ठीक है, समझ में। चलो अब समझ में आ गया। तो हाँ, ये क्वेश्चन से पहले ये बताओ कि अगर सिंगल मॉलिक्यूल है, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल ऑर्डर क्या आएगा, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एमपी, एवरेज और आरएमएस में ऑर्डर क्या आएगा, दिमाग लगाओ। एक ही मॉलिक्यूल है, ज्यादा कौन सा होगा ऑर्डर, यही होगा या रिवर्स होगा, यही होगा, इक्वल होगा, सोच लो, यही ऑर्डर होगा या रिवर्स होगा या कुछ और होगा। सिंगल मॉलिक्यूल के लिए यही होगा या इक्वल होगा। अभी वो हम क्यों बताए क्या होगा, तुमको सोचना है ना, क्या होगा सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ऑर्डर, बता दीजिए सर। क्या होगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही आदमी है, अगर उसका कुछ पार्टिकुलर स्पीड है, तो उस स्पीड को तुम क्या करो, एवरेज निकालो तो भी वही आएगा, उसको स्क्वायर करके फिर से एवरेज निकाल के स्क्वायर रूट करो तब भी वही आएगा, समझ में आया। तो तीनों इक्वल ही होगा ना, ठीक है। तो सिंगल के केस में तीनों ही इक्वल होगा, समझ में आया। एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है ना अभी तुमको नहीं आएंगे एग्जाम में, जो है मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरली तुमको देखने को नहीं मिलेंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। चलो अब ये बताओ, इसका ये आरएमएस तुमको फाइंड करना है इस तीनों ही केस में, ठीक है। तो इसको पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, इसको पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो आगे आंसर ये है इस तीनों का सॉल्यूशन। इसमें देखो, इसमें क्या है, 4 मोल ऑफ O2 एट 27 डिग्री C। तो यूआरएमएस फाइंड करना है सब में, √3 RT/m। तो आर का वैल्यू क्या लेंगे, ऐसा यूनिट लेंगे 8.314, और टेम्परेचर केल्विन में तो ये होगा 300, और मोलर मास जो है, मोलर मास कितना होगा O2 का 32, लेकिन यहाँ पर 32 जो है उसको लेना है किस में, ऐसा यूनिट में। 32 क्या होता है, ये मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, यही ना। तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यही ना। तो 1000 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये केजी में होगा, और ये फिर इसका जो यूनिट आएगा ये ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है। हाँ, इसमें देखो क्या है, ये 3 मोल ऑफ H2 इन 5 लीटर एट 10⁵ पास्कल। अब इस बार जो है, इस बार तुमको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। तो RT/m को तुमको क्या करना पड़ेगा, PV = nRT से इसको RT/m को कन्वर्ट कर लो, ये क्या आएगा, PV/n, ठीक है। PV = nRT, ये m तो रहेगा ही, RT के बदला में क्या आएगा, PV = nRT से RT के बदला में क्या आएगा, PV/n ना। तो अब प्रेशर तुमको दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मोल भी दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर मास तो पता ही है H2 का 2। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, मोलर मास जो है 2 है, तो इसको ऐसा यूनिट लेंगे 2 ग्राम नहीं, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रेशर जो है, प्रेशर ऐसा यूनिट पास्कल होता है, तो इसको तो एज इट इज ले लिए 3 × 10⁵, लेकिन इसको ये जो है 5 लीटर
इसको जो है एसआई यूनिट में लेना है मीटर क्यूब में। तो अब देखो इसको जो है क्या कि हम 5 × 10⁻³ अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया तो ये बता दे रहे हैं। लीटर मतलब क्या है, लीटर भी अगर भूल गया तो तुमको ये पता है सेंटीमीटर क्यूब होता है ml, बस उतना याद रखना है। तो ml क्या है, ml होता है सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना याद रखना है, ठीक है, उसी से आंसर आ जाएगा। तो अब देखो अगर हम 1 ml लिए इसका मतलब क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के बदला में हम अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, मीटर, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट किए तो ये होगा कितना 10⁻⁻² मीटर, यही ना, ये होगा 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो और ये 1 ml इक्वल टू हुआ, तो 1 ml इक्वल टू हुआ 10⁻² मीटर का क्यूब, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10⁻⁻6, राइट, इतना मीटर क्यूब आया, ठीक है। और ये 1 ml इक्वल टू इतना मीटर क्यूब आया। अब देखो ये जो है ये क्या है, लीटर में दिया हुआ है ना, ये तो लीटर में दिया हुआ है, तो 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर में मीन्स 1000 ml, यही ना, ये तो 1 ml इक्वल टू आया ना, ये 1 ml इक्वल टू आया है इतना, ठीक है। तो अगर 1000 ml लिए, 1000 ml बोले तो 1 लीटर, तो अगर 1000 ml लोगे तो ये कितना आएगा, 1000 ml लोगे तो ये यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करो, करने का ये मीनिंग है, तो ये कितना आएगा 10⁻³ आएगा, इतना क्या मीटर क्यूब आया, समझ में आया। 1000 ml मतलब क्या 1 लीटर, तो 1 लीटर के बदला में क्या आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। 5 लीटर के लिए क्या लिखेंगे 5 × 10⁻³, ठीक है, मीटर क्यूब में आ गया। अब फिर नेक्स्ट जो है अभी ये तो हो गया सेकंड, अब आते हैं थर्ड। हाँ इसमें भी देखो ये 2 जो है 2 को क्या करेंगे 10⁻³ इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे मोलर मास को, ठीक है। अब इसमें ये सी में इसमें क्या पूछा है, इसमें तुमको डेंसिटी दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसको हम PM = DRT हमको पता है, तो उससे इसको RT/m को P/D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये RMS क्या होता है √3 RT/m, तो यहाँ पर क्या आएगा 3P/D, जैसे यहाँ पर आया 2P/D तो यहाँ पर आएगा 3P/D। तो प्रेशर दिया हुआ है पास्कल में SI यूनिट में, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डेंसिटी जो है, डेंसिटी तुमको दिया हुआ है 1 g/ml, तो SI यूनिट में हम लेंगे तो SI यूनिट में क्या होता है kg/m³, तो इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मीटर क्यूब अगर होता, इसका मीनिंग क्या है, देखो 1 g/ml का क्या मीनिंग है, 1 ml के लिए 1 ग्राम, यही ना, 1 ml बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है 1 ग्राम, राइट, ये है इसका मीनिंग। हमको क्या लेना है, हमको लेना है ये जो है 1, हमको क्या लेना है, इसका यूनिट क्या होगा kg/m³, तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना kg, कहने का ये मीनिंग है, इसका यूनिट है kg/m³, तो 1 मीटर क्यूब के लिए तुमको फाइंड करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना है, समझ में आया। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं 1 ml, यही ना 1 ml बोलते हैं। तो ये जो है अब ये है यहाँ पर क्या 1 ml मतलब 1 ग्राम, इसका मीनिंग क्या है 1 ml के लिए 1 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 ग्राम, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, अभी किया हमने, ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कितना आ रहा था 10⁻⁻6, यही ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो ये कितना होगा, ये होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा, ये तो उतना ही रहेगा, हमने ये दोनों तो इक्वल है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, तो ये होगा 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम को नहीं तो अभी ही इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमको 1 मीटर क्यूब के लिए कितना केजी चाहिए वो फाइंड करना है। तो 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1000 से डिवाइड करो, मीन्स 10⁻⁻3, ये इतना केजी होगा। तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना केजी वही तो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर 1 ml के लिए कितना ग्राम वो होगा डेंसिटी, तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा ये, तो ये क्या करेंगे 10⁻³ अपॉन माइनस ये 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10⁻3, यही ना, इतना केजी, ठीक है। अब देखो ये आया कितना 1 मीटर क्यूब के लिए ना, लेकिन अपने को चाहिए क्या, हाँ 1 मीटर क्यूब के लिए ये क्या होता है kg/m³ ना, तो ये क्या हुआ 1 मीटर क्यूब के लिए इतना केजी, यही ना, 1 मीटर क्यूब के लिए इतना केजी। तो अब कहां पर है ये डेंसिटी टर्म, डेंसिटी टर्म जो है यहाँ ये ना, डेंसिटी कितना आया 1, तो 1 नहीं लिखना है,
समझ में आया? 1 नहीं लिखना है, नहीं तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर देते हम। ये 1 के लिए क्या आएगा, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो इसका मतलब उसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे SI में तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। देखो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 ग्राम है ना, तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा 10⁻3। ठीक है, और 1 ही है, अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लो 5 होता यहाँ पर 5 ग्राम पर ml तो ये 5 इंटू 10⁻3 होता। ठीक है, अब इसका वैल्यू आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यूनिट जो है यूनिट में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, और ऑप्शन तुमको सारा देगा। यूनिट में अगर मिस्टेक करोगे तो वो भी ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब बाद में भूल भी गए, तो ये सब क्या है एग्जाम से जस्ट पहले एक बार इसको देख के जाना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है ना? लिखो जल्दी। अब ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इजी है तो जल्दी से इसको सोल्व करो, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या है आंसर इसका? ए आ रहा है सर। ए, और इसका? इसका भी ए ही आ रहा है। ए ही आ रहा है क्या? ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, रेशियो पूछ रहा है ना, URMS H2 और फिर O2। तो हमको पता है RMS स्पीड पता है क्या होता है √3 RT/m, यही ना? तो √3 RT/m। अब इसके लिए H2 के लिए मान लो इसको हम 1, इसका जो है नंबर 1 देते हैं, और इसको ऑक्सीजन के लिए 2। ठीक है, तो ये क्या होगा 3RT अंडर रूट 3RT1/m1 अपॉन 3RT2/m2। रेशियो यही होगा ना दोनों का रेशियो यही होगा। अब देखो 3R तो दोनों में कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यही ना? 3R कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा T1/m1 और ये बचेगा T2/m2, यही ना? तो यहाँ से बताओ टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर H2 के लिए कितना है 50, तो ये कितना आएगा 50 बाय, और H2 का मोलर मास कितना होता है 2, यही ना? 2 H2 का हाइड्रोजन का है ना ये, तो ये 2, और इसका ऑक्सीजन का कितना है 800, तो 800 अपॉन 32। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 25 होगा, ये 25 होगा, और ये भी 25 ही होगा। ठीक है, तो ये भी 25 होगा, तो फाइनली कितना आया, फाइनली 1 आएगा। ठीक है, और ये 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 1 मीन्स ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें, अब इसमें क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस मोलिक्यूल एट 27 डिग्री C इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड दिया हुआ है ये आइडियल गैस मोलिक्यूल का। ठीक है, तो ये 27 डिग्री C पर ये दिया हुआ है, द एवरेज वेलोसिटी एट 927 डिग्री C विल बी। अब देखो, अब इसमें जो है गैस के केस में स्पीड और वेलोसिटी वो सेम ही है। ठीक है, तो या नहीं तो इसको स्पीड लिख लो, अगर किसी को, तो इस वेलोसिटी को हम स्पीड लिख देते हैं, किसी को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है 8RT/m का स्क्वायर रूट ना। तो अब देखो इसमें भी जो है तुम रेशियो ले लो दोनों का। हमको क्या पूछ रहा है, ये एवरेज स्पीड एट 927 डिग्री C, यही ना? तो 927 डिग्री C पर कितना होगा स्पीड, तो दोनों का रेशियो हम लेंगे अगर, तो देखो 8R/π कैंसिल हो जाएगा, यही ना? और ये सेम गैस है तो m भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये जो है ये आएगा 8R/πm, m भी कैंसिल होगा क्योंकि गैस सेम है, तो दोनों के लिए मोलर मास जो है, मतलब एक ही गैस है तो मोलर मास सेम होगा, तो ये आएगा T1/T2, यही ना? T1/T2। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री C 1 के लिए। ठीक है, तो ये होगा, अब देखो ये डिग्री C में दिया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो ये कितना होगा 300 होगा, और ये 927 को अगर इसको 273 ऐड करोगे इसमें तो ये कितना होगा, ये 1200, यही ना? तो ये कितना हुआ, ये होगा ये 4, तो ये आएगा कितना 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो U1 का जो है स्पीड दिया हुआ है तुमको, यही ना?
ये फर्स्ट केस में 27 डिग्री सी पर तुमको स्पीड दिया हुआ है, तो u1 दिया हुआ है, तो ये जो है यहाँ से आ गया, ये दिया हुआ है कितना, u1 दिया हुआ है 0.3, यही ना, 0.3 मीटर पर सेकेंड अपॉन u2, और ये होगा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से u2 नहीं निकलेगा, u2 इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा कितना 0.3 इंटू 2, ठीक है, तो ये होगा 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर विल बी ए, इसका भी आंसर ए आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, मान लो तुम ये फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है, अब मान लो ये फॉर्मूला भूल गया, तुमको सिर्फ कोई भी याद है, जैसे मोस्ट प्रोबेबल या आरएमएस, सब में देखो ये रूट जो है अंडर रूट टी बाई एम कॉमन है ना, इसमें भी देखो टी बाई एम होता है ना, हाँ आर भी कॉमन है, मतलब आर टी बाई एम कॉमन है, तो आर तो वैसे भी कैंसिल ही होना है, आर तो कांस्टेंट होता है ना, जो वेरिएबल है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है मोस्ट प्रोबेबल में क्या होगा, 2RT अंडर रूट 2RT बाई एम, और ये है 3RT अंडर रूट, तो सब में जो है ये T बाई एम कॉमन है। ये अगर तुम एवरेज लोगे, मतलब ये रेशियो लोगे, तो R तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर और ये मोलिकुलर मास चेंज हो रहा है, तो रूट T बाई एम सब में कॉमन आएगा। तो अगर मान लो तुम पार्टिकुलर कोई एक भूल भी गया और रेशियो से अगर आंसर आ रहा है, मतलब रेशियो अगर पूछ रहा है, तो सबका आंसर सेम ही आएगा। यही क्वेश्चन अगर यही जो है ये वाला जो रेशियो पूछ रहा है, ये रेशियो इसमें पूछ रहा है ना, अब ये इसमें जो है तुमको अगर मान लो एवरेज स्पीड का रेशियो पूछता तब भी वही आता, सेम ही आता, क्योंकि उसमें भी ये टर्म है, या मोस्ट प्रोबेबल का पूछता तब भी वो सेम ही आता, ठीक है। तो ये जो है कभी भूल गए तो ये एक सॉल्यूशन है। अब मतलब अगर तुमको रेशियो पूछ रहा है तब, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, मान लो ये क्वेश्चन जो है इसको अगर हम ऑप्शन से चले, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि दिमाग जो है काम नहीं करते रहता है, अगर लास्ट में क्वेश्चन तुम सोल्व कर रहे हो और टाइम कम बच रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, ऑप्शन से अगर चल रहे हो तो तुम कोई भी एक ऑप्शन से चलोगे, तो देखो तुमको जो है ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसको बहुत ही कम टाइम में कैसे इसको मतलब आंसर सही कैसे फाइंड करे। जैसे इसमें देखो ये कैलकुलेशन करना पड़ा, और ये जो है ये याद भी होना चाहिए ना, ये वैल्यू, ये मतलब नहीं भी याद है तो रेशियो तो याद होना ही चाहिए। ये तो खैर किसी में भी कोई भी मेथड लो तुम, अगर तुम ये ऑप्शन से चला तब भी तुमको ये तो याद होना ही चाहिए अंडर रूट टी बाई एम, ठीक है। लेकिन ये इतना कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं, ये है एक मेथड, और ये जो है ये तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये मेथड, ठीक है। अब ऑप्शन से अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन से अगर चल रहे हैं तो देखो उससे जो है उससे देखते हैं कि आंसर इजीली आता है या नहीं। तो 0.3 है, अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये तो फिक्स है कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा, यही ना, स्पीड बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और सेम गैस है, गैस सेम है तो मोलर मास सेम होगा, तो टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो सारे ऑप्शन तुमको ज्यादा ही दिया हुआ है, 0.3 से ज्यादा ही, तो उससे तो तुम नहीं चल सकते, ठीक है। अब देखो इस ऑप्शन पर आओ, ये ऑप्शन जो है डबल है, ये क्या है ट्रिपल है, ये 4 टाइम्स है और ये 6 टाइम्स है, राइट, ये हो रहा है ना। तो अब देखो अब ये जो है मोलर मास सेम है, तो अगर हम ऑप्शन ए के लिए हिसाब से चले, ये मेथड 2 है, ऑप्शन ए के हिसाब से चले तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा 1/2 आएगा, और 1/2 आ रहा है ना, और जो है ये जो रेशियो है, अब देखो तुमको इससे कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो रेशियो है इसमें क्या है, चाहे तुम आरएमएस का लो या एवरेज का लो, सब में अंडर रूट टी बाई एम होगा, कॉमन है। तो ये जो है इसमें तो मोलर मास भी सेम है तो एम कैंसिल, तो सिर्फ अंडर रूट टी टेम्परेचर, तो T1/T2, तो T1 कितना 300 और ये कितना 1200, तो 300/1200, यही ना। देखो तो ये मैच कर ही गया, समझ में आया, तो ये 1/2 आ गया, तो इसका मतलब आंसर ये है। अब देखो कितना कम टाइम लगा, समझ में आया। और ये जो है, और ये बहुत फास्ट है, ये तो माइंड में इमीडिएटली आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ इसको रेशियो ले फिर मल्टीप्लाई करे ये सब, लेकिन ये तो बहुत ही फास्ट आएगा। अब मान लो ये तुमको नहीं भी आ रहा है, अगर मान लो तुम इस ऑप्शन से चला तो तुम क्या करोगे, मान लो तुम बी ऑप्शन से चला, ठीक है, तो 1/3 लिखोगे यहाँ, ये है ना 3 टाइम्स,
और यहाँ पर जो तुम करोगे ये यहाँ पर तो यही करोगे ना 300/1200, यही ना। तो यहाँ पर तो तुमको 1/2 ही आएगा, यही ना, यहाँ 1/2 आ गया। तो अब तुमको तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा कि ये तो मैच नहीं कर रहा है, समझ में आया, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। अगर मान लो ऑप्शन ये होता, अभी हम इसको आंसर को टिक नहीं लगा रहे, मान लो तुम इसी से स्टार्ट करता, तो तुम्हारे दिमाग में ये आ जाता कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा। तो आगे तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर हम कौन सा वैल्यू रखें कि 1/2 आएगा, समझ में आया। तो इसमें से तुम देखोगे कि कौन सा वैल्यू रखे, तो 0.3 का डबल रखेंगे, मतलब यही 0.6 रखेंगे, तो रेशियो जो है इसका डबल, स्पीड जो है इसका डबल 0.6 होगा। तो एक ही ऑप्शन है ए, क्योंकि हमको ये 1/2 आना चाहिए, समझ में आया। तो तुम किसी भी ऑप्शन से चला तो तुम्हारे दिमाग में आगे जो है, अब आगे दूसरा ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, एक ही लाइन में तुमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड हम बता दिए हैं। ये मेथड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एमसीक्यू है, तो उसमें थोड़ा सा आसान जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसमें स्पेस भी कम लग रहा है, ठीक है। चलो लिख लो इसको। चलो आगे लिखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। सही बात है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं केटीजी में, ठीक है। मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट दे कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सही बात है, ये सब भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हेंस देयर वेलोसिटीज कीप ऑन चेंजिंग बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज रिमेन सेम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है, देखो मोलिक्यूल्स जो है गैस का मोलिक्यूल वो क्या है, आपस में टकराता है और फिर वाल से भी टकराता है, लेकिन हम लोग पढ़े थे और वो रियलिटी भी है कि कोलिजन जो होता है उसमें एनर्जी और मोमेंटम का लॉस नहीं हो रहा था, वो था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यही ना। अब ऐसा है कि मान लो कोई एक गैस का मोलिक्यूल, जैसे मान लो ये रूम में बहुत सारे गैस मोलिक्यूल है, तो कोई एक गैस का मोलिक्यूल जब टकराया है तो उस इंस्टेंट पर टकराया और मान लो वापस आया, तो थोड़ा सा टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए उसका स्पीड 0 हुआ होगा, ठीक है। और जब टकराया और वापस आया, तो वापस जब आ रहा है तो स्टार्टिंग में स्पीड कम है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये ना। जैसे मान लो हम इसको ऊपर ऐसे थ्रो किए, तो ये पहले ऊपर गया धीरे धीरे, फिर कुछ देर के बाद फिर यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए ये रुका था और फिर नीचे आया। तो ऐसा ही है, ये गैस का मॉलिक्यूल टकरा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हर गैस मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होगा, लेकिन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, तो वो सेम होता है, समझ में आया। जैसे मान लो 1 लाख अगर मॉलिक्यूल है, तो उसमें से अगर अराउंड 1000 मॉलिक्यूल का स्पीड है कुछ मान लो 10, तो उसमें से किसी का कम होगा फिर किसी का ज्यादा होगा, तो कुछ देर के बाद भी जो है अराउंड 1000 मॉलिक्यूल का स्पीड वही होगा। बस डिफरेंस ये है कि इस बार वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, मॉलिक्यूल दूसरा होगा। जैसे जो मॉलिक्यूल टकराया तो उस टाइम उसका स्पीड कम हो गया, तो जो नहीं टकराया है उसका स्पीड बढ़ भी तो गया, तो उसका स्पीड इंक्रीज हुआ है। तो किसी का इंक्रीज हो रहा है, किसी का डिक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल जो है ओवरऑल सबका सेम ही रहता है, ठीक है, ओवरऑल सबका कांस्टेंट रहता है। तो वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी हमने स्पीड देखा है, उसमें स्पीड में जो है ये अंडर रूट टेम्परेचर टर्म था, तो इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए लिखा है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज रिमेन सेम, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सेम होगा। अब ये है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। ये देखने में तो वैसे डेंजर लगता है, ठीक है, तो ये जो है ये इक्वेशन तुमको एग्जाम में जो है डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है, और नीट वाले को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेनली जेई वाले के लिए। और नीट वाले को तो बस इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा भी जो है मेन एप्लीकेशन पता है, उतना ही सफिशियंट है, ठीक है। तो ये मेनली जेई वाले के लिए है। इसमें देखो क्या है, dn इक्वल टू 4πn m/2πrt, और इस पर पावर है 3/2 u² e टू दी पावर माइनस m u²/2rt du। ये u क्या है, स्पीड है, और du ये जो है ये क्या है, ये है बहुत ही स्मॉल, ठीक है। जैसे x के लिए हम लोग क्या लेते हैं dx,
ठीक है। तो ये है स्मॉल चेंजिंग, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी, बहुत ही स्मॉल चेंज। एन क्या है इसमें, एन है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है। डीएन है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन यू टू यू प्लस डी यू, ठीक है। यू से थोड़ा सा ज्यादा, यू से लेकर के थोड़ा सा, यू से यू प्लस डी यू, तो थोड़ा सा जो है स्पीड में चेंजिंग आएगा। तो वो जो मोलिकुल है, डीएन मोलिकुल मान लो, थोड़ा सा मोलिकुल है जिसका कि स्पीड यू से डी, ये यू प्लस डी यू थोड़ा सा चेंजिंग आया, ठीक है। यू मान लो 10 है और डी यू मान लो कुछ है 0.2, तो 10 से 10.2 तक गया, ठीक है। और वो मोलिकुल जो है उसका नंबर डीएन है, ठीक है। अब फंक्शन जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, dn बाई एन इंटू 1 बाई डी यू। अब देखो इसमें ये dn बाई एन, एन टर्म इधर गया, यहाँ लिखे ना dn बाई एन, तो एन टर्म इधर गया और क्या है 1 बाई डी यू, तो डी यू को इधर ले जाओ, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 4 पाई एम बाई 2 पाई आर टी, ये पावर 3 बाई 2 यू स्क्वायर, मतलब रिमेनिंग टर्म रह जाएगा, करने का ही मीनिंग है। तो रिमेनिंग ये सब टर्म रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है ये क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसमें देखो टेम्परेचर टर्म है, तो टेम्परेचर टर्म है इसमें, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब ये जो है इसका अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है, तो ये कैसा आएगा, देखो ये जो है ये y एक्सिस पर इसको रखो, ठीक है, इसको y एक्सिस पर रखेंगे और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा है फॉर अ पार्टिकुलर गैस, तो इसका मतलब m होगा कांस्टेंट और टेम्परेचर भी, यही ना, और 4 पाई तो ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, तो ये सब टर्म क्या होगा कांस्टेंट, यही ना, तो ये कांस्टेंट होगा टर्म, तो उसके लिए क्या आएगा, ये जो फंक्शन है ये y एक्सिस पर हम y एक्सिस पर रख रहे हैं, तो ये फंक्शन के लिए हम y रख रहे हैं, ठीक है। और ये आ गया k, और देखो ये u है ना, तो इसको हम x एक्सिस पर रख रहे हैं, तो ये क्या आएगा, ये x स्क्वायर आएगा। और ये जो है e टू दी पावर, अब इसमें देखो m बाई 2RT जो है वो कांस्टेंट है, और उसके साथ आया है u स्क्वायर, u रख रहे हैं हम, मतलब स्पीड को रख रहे हैं हम x एक्सिस पर, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से क्या आएगा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा। अब देखो ये जेई वाले के लिए जो है उसको, उसके लिए थोड़ा सा है ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेयरली ही आता है, जेई वाले के लिए भी उतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो है जेई वाले के मतलब को, मतलब नीट के कंपेयर में जेई वाले को के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जेई वाले को क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट करता है वो, तो मैथमेटिकली ही डिफिकल्ट करता है एडवांस में स्पेशली, ठीक है। तो इसमें तो दिख ही रहा है मैथ ही मैथ है, ठीक है, दिख ही रहा है, कुछ ज्यादा ही डेंजर मैथ आ गया। केमिस्ट्री में जनरली ऐसा नहीं होता है, नीट वाले को ये सब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बस नीट वाले को उतना आना चाहिए, कहाँ पर ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इसमें देखो ये पार्ट जो है ये यहां से लेकर के यहां पर, ये जो टॉप दिख रहा है ना, अब देखो ये जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। अगर तुमको ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है कंपेयर करो, तो देखो ये यहां से ये पार्ट ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और ये पार्ट देखो टच नहीं कर रहा है, ये आगे जा रहा है, ये इनफाइनाइट पर इसको टच करेगा, समझ में आया। तो ये दोनों जो है सिमेट्रिकल नहीं है दोनों साइड। एक्चुअली ये पार्ट जो है ये पार्ट है इसके लिए एक्स स्क्वायर के लिए, और ये पार्ट है ये e टू दी पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये है एक्सपोनेंशियल पार्ट और ये है पैराबोलिक, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक, है ना। तो ये जो है ये पार्ट है पैराबोलिक, ये है एक्सपोनेंशियल, समझ में आया। तो ये पार्ट है इसके लिए, ये पार्ट है इसके लिए, और ये पार्ट है इसके लिए, क्लियर। तो ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इसके बारे में डिटेल में अभी आगे देखेंगे, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अब एक बार बताओ, ये जो है ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो देखो ये पार्ट जो है ये लेफ्ट साइड का पार्ट, ये पार्ट है, समझ में आया, ये यहां से लेकर के ये पार्ट, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ठीक है। तो यहां तक लिख लो, ठीक है, यहां तक लिख लो। नीट वाले को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, जेई वाले सब के लिए है मेनली। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का थोड़ा सा
उसके बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें क्या क्या चीज़ है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वैसे तो ये जो है एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के लिए तो ये पार्ट से ऑलमोस्ट नहीं आता है, जेई वाले के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एडवांस में जो है, एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये पार्ट ही है इस चैप्टर का जो एडवांस लेवल में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अभी अभी पढ़े ये था ना कर्व। हाँ ये तो इसमें जो है वाई एक्सिस पर क्या था, dn बाई एन इंटू 1/du। ठीक है, ये एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, u मीन्स स्पीड। ठीक है, अब देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी उस पर हम आ रहे हैं। एरिया ऑफ दिस कर्व विल गिव अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एरिया जो है इस कर्व का वो क्या देगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 0.2, जैसे मान लो ये जो है शेडेड रीजन, ये इसका वैल्यू है मान लो 0.2। ठीक है, इट मीन्स 20% ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव वेलोसिटीज बिटवीन u टू u प्लस du। ठीक है, अगर ये एरिया जो है शेडेड रीजन 0.2 है तो इसका मतलब क्या है, 0.2 का मतलब क्या है, टोटल अगर 1 है तो ये फ्रैक्शन है ना, तो 0.2 है फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 100 कितना होगा, 20। तो इसका मीनिंग है कि अगर 20% जो है, इट मीन्स 20% ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव वेलोसिटीज बिटवीन u टू u प्लस du, यही ना, u से u प्लस du। तो ये जो है ये स्टार्टिंग है u, और ये जो है ये है u, और ये है u प्लस du। ठीक है, तो 20% होगा वैसा मॉलिक्यूल जिसका कि वेलोसिटी होगा इस रेंज में। ठीक है, बिटवीन u टू u प्लस du। ठीक है, वैल्यू ऑफ पीक विल बी गिवन बाय पैराबोलिक पार्ट। अब देखो ये क्या था, ये एक्स स्क्वायर, अभी अभी देखे हम इक्वेशन से, यहां तक जो था ये था पैराबोलिक पार्ट, और ये जो है इसके बाद का जो ये पार्ट है ये है एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो ये जो पीक है ना, यहां तक है पैराबोलिक पार्ट, समझ में आया। तो ये पीक जो है वो कहां से आएगा, वो पैराबोलिक जो पार्ट है। ठीक है, तो वो जो एक्स स्क्वायर टर्म था ना, उससे ये तुमको पीक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ e टू द पावर माइनस जो था। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कर्व, अब इसमें इस कर्व का क्या है इंपॉर्टेंस वो अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, टोटल एरिया अंडर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनिटी। अब देखो ये फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, अगर ये परसेंटेज को डिनोट करता तो कंप्लीटली टोटल एरिया होता 100, यही ना। अब ये फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है तो टोटल एरिया जो होगा वो होगा 1, तो वही बात तो बोल रहा है वो। ठीक है, टोटल एरिया अंडर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज 1। ठीक है, तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी लेस मॉलिक्यूल्स विल हैव वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत ही कम ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका कि बहुत ही या तो कम स्पीड या बहुत ही हाई स्पीड। ठीक है, जैसे मान लो ये इसमें या इसमें किसी में भी देखो, इसी में लेफ्ट साइड जो है देखो ये यहाँ पर जो है ये कर्व नीचे जा रहा है ना, और यहाँ देखो आगे भी बहुत ही ये नीचे है, यही ना। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो है बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, यही ना। क्या बोला है, वेरी लेस मॉलिक्यूल्स विल हैव वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी। तो अगर आगे जा रहे हैं हम तो स्पीड बढ़ रहा है ना, तो बहुत ही फ्रैक्शन घट रहा है, मीन्स परसेंटेज मॉलिक्यूल का घट रहा है। इसका मतलब ऐसे बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होगा जिसका कि स्पीड बहुत ही ज्यादा हो। ये मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये जीरो को अप्रोच भी बहुत ही कम, ये ग्राफ नीचे गिरा है ना, इसका मतलब बहुत ही कम स्पीड वाले भी बहुत ही कम है, समझ में आया। और ये बीच में देखो, बीच में ज्यादा है। जैसे मान लो इसको हम समझाने के लिए अभी एक सिंपल एग्जांपल तुमको दे रहे हैं, सब ये जो है कर्व तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में 95 या 97% से ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे बहुत कम है या ज्यादा है, बहुत ही कम रहते हैं। तो मान लो ये जो है ये 95 है परसेंट या 97 जो भी, उससे आगे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज हर साल बहुत हाई मार्क्स वाले हर साल जो है बहुत ही कम होते हैं, होगा। और बहुत ही कम मार्क्स वाले भी बहुत कम होते हैं। जैसे मान लो 30% से कम, 30 या 20% से कम तो रेयरली मिलता है, समझ में आया। तो ये जो है बहुत ही कम मार्क्स वाले भी बहुत कम होते हैं। तो ये वैसा ही उसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आया। ये है मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रैक्शन, और ये है मार्क्स।
तो बहुत हाई मार्क्स वाले भी बहुत कम है स्टूडेंट, और बहुत ही लो मार्क्स वाले भी, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। आगे जो है देखो, आगे ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत हाई स्पीड, मतलब बहुत ही हाई मार्क्स वाले बहुत ही कम है ना ये लेंथ, और देखो नीचे आ रहे हैं बहुत ही कम मार्क्स, बहुत कम मार्क्स वाले के लिए भी बहुत कम है। तो ऐसा ही तो होता है, मैक्सिमम जो है स्टूडेंट का रेंज जो है वो मतलब स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, बट मैक्सिमम इस रेंज में आएगा, अराउंड 60 से 70%, या कोई अच्छा स्कूल है तो 70 से 80%, उस रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट रहेंगे, यही ना होगा। तो लेकिन बहुत हाई मार्क्स वाले भी बहुत कम है और बहुत ही लो मार्क्स वाले भी बहुत कम है। तो यही अप्लाई होता है गैस पर भी। गैस मोलिक्यूल मान लो 1 लाख है, तो बहुत हाई स्पीड वाले भी बहुत कम होंगे एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एट पार्टिकुलर टाइम, हाई स्पीड वाले भी बहुत कम होंगे और बहुत ही लो स्पीड वाले भी बहुत कम होंगे। मैक्सिमम जो होगा वो इन बिटवीन होगा, हम मतलब मीडियम वाले ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम है इस रेंज में, समझ में आया। अब इसमें देखो, अब क्या है, ये पीक जो है ये एक फिक्स पॉइंट है, समझ में आया। ये टॉप पर जो है एक ही पॉइंट है ना, वो फिक्स है। वैल्यू ऑफ पीक विल बी गिवन बाय पैराबोलिक पार्ट, ठीक है। तो वो एक्स स्क्वायर टर्म से आएगा वो पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस कर्व कैन बी यूज टू डिटरमाइन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये यूज होता है किसके लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो बोलोगे कैसे। अब जैसे एमपी जो है, ये एमपी, ये इसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका वैल्यू कितना आ रहा था, √2RT/m, यही था ना, यहाँ पर लिखा भी है। तो ये कैसे आता है, अभी अभी हमने पढ़ा है ये इक्वेशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन ना। तो उसमें क्या था, FU, यही ना, FU था। तो अगर इसको तुम डिफरेंशिएट किया, अभी तुम लोगों ने कैलकुलस नहीं पढ़ा होगा, वो 12 में है, तो ये जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो ये जो है ये फंक्शन सब पढ़ोगे वहां पर, और उसका डिफरेंशिएट जो है, अब ये सब पढ़ोगे, कैलकुलस जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेनली जेई वाले के लिए ही है, नीट वाले के लिए तो ये सब उतना नहीं है। नीट वाले के लिए बस ये याद रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लिए कि इसका एरिया जो है 1 होता है, बस उतना ही काफी है। इसका मीनिंग जान लिए उतना ही काफी है, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या है, अब देखो ये du जो है, ये u है x एक्सिस पर, और ये कहाँ है, y एक्सिस पर। तो देखो तुमने पढ़ा होगा, ये y है और ये x है ना। तो कोई भी कर्व होता है, कोई भी कर्व है मान लो, तो जैसे मान लो ये कर्व, तो इसका टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालते हैं dy/dx, ये पता है, dy/dx। तो जो पीक है, पीक पर जो है, पीक पर टेंजेंट कैसे होगा, ये ऐसे होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर ये पैरेलल आ गया तो ये इसमें इसका स्लोप 0, यही ना। तो इतना पता है, तो बस इतना ही जो है यहाँ पर इतना ही यूज है। तो dy/dx होगा 0, यही ना। और y क्या है, ये FU, फंक्शन ऑफ u, तो इसकी जगह y रख दो, तो ये dy हो गया, और u है x, तो dx और इक्वल टू 0, तो वही तो है, समझ में आया। तो देखो ये जो पार्ट है, ये पैराबोलिक पार्ट, इसमें जो ये लास्ट पॉइंट है, समझ में आया, ये जो पैराबोलिक पार्ट है, इसमें ये जो पीक है, पीक क्या होगा, पीक पर जो है टेंजेंट होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल। तो ये टेंजेंट जो होगा वो ये जो है ये 0 होगा, मतलब इसका ये स्लोप 0 होगा ना। तो dy/dx जो है 0 कर दिए, ये टर्म ऑलरेडी पढ़ लिए हम लोग। तो ये जो टर्म था, ये फंक्शन u का, तो उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे और उसको इक्वल टू 0 करोगे, तो उसमें u टर्म आएगा, ठीक है। और ये अगर तुमको अभी नहीं आ रहा है तो कैलकुलस पढ़ोगे तो ऑलरेडी तुमको ये सब आ जाएगा, ठीक है। और फिर u का जो वैल्यू आएगा वो आएगा UMP, मोस्ट प्रोबेबल, समझ में आया। तो यहाँ पर जो है dy/dx 0 हो रहा है, मीन्स ये जो है ये इस पॉइंट पर स्लोप 0 है, यही ना, बाकी किसी पॉइंट पर नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट पर है। तो ये 0 कर रहे हैं, इसका मतलब जो u का वैल्यू मिलेगा वो ये पीक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये पीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब ये जो आएगा, ये आएगा क्या, ये आएगा MP, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। और इसका वैल्यू आता है √2RT/m, ठीक है। जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे तो ये जो है, अभी ये फंक्शन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिया, अभी ये मैक्सवेल का, तो उसको डिफरेंशिएट करके तुम चेक करोगे तो तुमको ये आ जाएगा, ठीक है। उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैलकुलस में उससे भी डिफिकल्ट मैथ के बच्चे पढ़ते हैं।
अब ये जो है, अब देखो ये एमपी है और ये क्या होगा, ये होगा एवरेज, इसका ये एवरेज और ये होगा आरएमएस। आरएमएस सबसे ज्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने थोड़ा सा बता दिया ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। चलो लिखो यहां तक। अब हम लोग देखेंगे कि अगर टेम्परेचर को चेंज कर दें, ठीक है, अगर टेम्परेचर में चेंजिंग कर दे तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा दिखेगा एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है, वेलोसिटी कर्व, वो वैसा ही दिखेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो ये है डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो ये तो हमने बता दिया तुमको कि शिफ्टिंग होगा, लेकिन लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा ये नहीं बताया, ये तुमको सोचना है। ठीक है, तो हेडिंग डालो फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। गैस सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है, तो अब इस दोनों में कोई एक होगा लेस टेम्परेचर पर और कोई एक होगा हाई टेम्परेचर पर। तो तुमको बताना है कि कौन सा है हाई टेम्परेचर पर और कौन सा है लो टेम्परेचर पर। तो जैसे मान लो ये है T1, ये मान लो T1 है, ठीक है, और ये है मान लो T2। ठीक है, तो तुमको बताना है कि कौन सा इसमें ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसके लिए कैसे इसको कैसे हम सोचेंगे, तो देखो ये जो टॉप पॉइंट है, जो कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसका जो है ये पीक क्या होगा, ये पीक राइट साइड आएगा, यही ना, जो राइट साइड शिफ्ट हुआ है तो पीक भी राइट साइड शिफ्ट होगा। तो ये जो है, ये देखो ये जो है ये आगे आ गया और इसका पीक पीछे था, राइट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा था, यही ना। तो ये जो है, अब देखो ये T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर का जो है हमने नीचे वाला ये लिया है ना कर्व, तो इसके लिए पीक ये है और T2 के लिए यही ना, ये है U1 टेम्परेचर T1 के लिए और ये है, ये कौन सा, ये है मोस्ट प्रोबेबल, तो ये MP1 कर देते हैं इसको और ये है UMP2 कर देते हैं इसको। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, √2RT/m। गैस सेम है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे इस कर्व के लिए। अब देखो ये जो पीक है, ये जो स्पीड है ना, ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, √2RT1/m। ये T1 टेम्परेचर पर है ना, तो ये आएगा √2RT1/m, राइट। अब इसके लिए क्या आएगा, √2RT2/m। m क्यों आया, क्योंकि गैस सेम है, ऐसा नहीं कि M1 M2 कर दो, गैस तो सेम है ना, तो मोलर मास सेम है। अब बताओ यहाँ पर देख करके पीक राइट साइड कौन सा है, ये वाला, ये ना, ये T2 वाला जो है राइट साइड है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये वैल्यू, ये स्पीड ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा। तो अब इससे तुमको क्या दिख रहा है, कौन सा ज्यादा होगा, M तो सेम है, 2R सेम है, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला है T2, ये T2 ज्यादा होगा किससे, T1 से, समझ में आया। तो ये जो है इसका मतलब, अब देखो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज किए हैं तो ये कर्व किधर शिफ्ट हुआ है, राइट या लेफ्ट, राइट हुआ है, ये T2 टेम्परेचर ज्यादा है ना, इसका मतलब राइट शिफ्ट हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर ये राइट शिफ्ट हुआ है तो थोड़ा ऊपर चला गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये थोड़ा ऊपर गया है ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है। अब देखो ये जो राइट शिफ्ट हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही होगा, परसेंटेज में बात करो तो 100, फ्रैक्शन में बात करो तो 1, तो एरिया अंडर द कर्व उतना ही आएगा। तो देखो ये जो राइट शिफ्ट हुआ है तो इतना एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पार्ट जो है, ये राइट शिफ्ट हुआ है, ये वाला कर्व, तो ये पार्ट कट गया, तो इतना पार्ट अगर डिक्रीज हो गया, इतना पार्ट अगर कट गया, तो इसका मतलब उतना ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो एरिया अंडर द कर्व जो है सेम ही होगा, यही ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम आएगा। तो इसका मतलब जितना पोर्शन इधर कट हुआ है उतना पोर्शन जो है आगे ऐड होगा, तो ये जो पोर्शन जो कट हुआ है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा उतना एरिया ऐड हो रहा है, तो टोटल जो है एरिया अंडर द कर्व सेम ही रहेगा। हाँ बोलो। वो जो है ये पीक जो है नीचे शिफ्ट हो रहा है थोड़ा, समझ में आया। तो ये जो है ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अब जो है इससे तुम जो है क्या डिसीजन निकाला, T2 इज ग्रेटर देन T1 व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स किधर, राइट ना, क्लियर। ये तो था सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब अगर ऐसा क्वेश्चन है डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर,
समझ में आया? अगर ऐसा तुमको पूछे तो फिर उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सेम वही लॉजिक। अब ये तो आसान है ना, यस सर। ये तो बताना बहुत ही आसान है। अभी मैथमेटिकली जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कॉम्प्लिकेटेड जो इक्वेशन था उसकी कोई जरूरत नहीं है इसको ये क्वेश्चन का आंसर देने में। ये तो सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल को टारगेट करेंगे, मीन्स ये जो पीक है उसको टारगेट करेंगे। तो इस बार क्या है, डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर। सपोज गैसेस आर O2 एंड CO2, ठीक है। तो हम मान लो इसमें से कोई एक O2 है और एक CO2 है, डिफरेंट गैस है ना। यस तो अब सवाल ये है कि कौन सा है O2 और कौन सा है CO2, तो ये कैसे चेक करोगे? तो फिर से वही जैसा यहाँ किए हैं, ये जो पीक है ये होगा क्या, ये होगा मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। और ये जो होगा ये होगा, ये भी होगा मोस्ट प्रोबेबल, बट दोनों के लिए स्पीड डिफरेंट है, होगा। तो अब देखो टेम्परेचर इस बार सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो अब दिमाग लगाओ कि ये मान लो इसको हम 1 देते हैं नाम और इसको 2 देते हैं, तो अब बताओ इसके लिए और इसके लिए ये क्या होगा? इस बार जो है टेम्परेचर टर्म कैंसिल हो जाएगा तो मोलर टर्म मास टर्म में आएगा तुमको रिलेशन। तो ये जो है इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखे हैं √2RT1/m, वैसे ही यहाँ पर T1 था तो यहाँ पर T1 नहीं होगा, T होगा, लेकिन मोलर मास M1 हो जाएगा क्योंकि इस बार टेम्परेचर सेम है बट गैस डिफरेंट है। तो ये होगा √2RT1/m होगा। इसको हम T1 नाम दे रहे हैं, मतलब ये सॉरी ये T1 नहीं, T/M1, यही ना। टेम्परेचर तो सेम है ना, गैस डिफरेंट है। और इसके लिए क्या आएगा, ये होगा √2RT/M2 होगा, गैस डिफरेंट है। तो अब देखो ये जो है स्पीड इधर ज्यादा है राइट साइड, तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा, 2RT तो कैंसिल हो गया। तो अब बताओ M2 और M1 में M2 इज ग्रेटर देन M1 होगा। M2 अगर ज्यादा होगा तो ये टर्म जो है ये कम ना हो जाएगा। हाँ वो भी इसका मतलब M1 ज्यादा होगा M1 ज्यादा होगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना। तो M2 ज्यादा नहीं होगा, M2 कम होगा, तो M2 इज लेस देन M1। क्लियर? इसमें क्या था, इसमें टेम्परेचर T2 जो है T2 ज्यादा था, बट इस बार उल्टा है, M1 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अब बताओ M1 जो है ये है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा होगा O2 और कौन सा होगा CO2? ये M1 ज्यादा है तो ये ज्यादा है, तो ये होगा CO2, और ये होगा जो शिफ्ट हुआ है राइट साइड वो होगा क्या, वो होगा O2। तो T2 जो है मतलब ये M2 जो है वो कम है, तो ये होगा ये O2 और ये होगा CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, समझ गए। समझ में आया? तो अपने को क्या करना है, ये जो है तुमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, ये एप्लीकेशन है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, तो एप्लीकेशन आसान है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली हम सोच सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलो लिख लो। चलो अब आते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क पर। होमवर्क नंबर 8 में क्या पूछा है, पीडी ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, और ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पूछ रहा है क्या, टेम्परेचर में रिलेशन फाइंड करो। तो प्रेशर और डेंसिटी में क्या होता है रिलेशन, PM इक्वल टू DRT, याद है ना, PM इक्वल टू DRT। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने का हमने 2 मेथड बताया था, तो हम कोई भी एक मेथड यूज करेंगे, ठीक है, और दूसरा मेथड तो खुद से भी सोच सकते हो। तो PM इक्वल टू DRT, अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यही ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये कोई पार्टिकुलर गैस के लिए हो रहा है, तो मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, और R तो होता ही कांस्टेंट। तो प्रेशर जो है और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होगा, वो दिख भी रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो y एक्सिस पर क्या है, प्रेशर है ना, तो P इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लाओ, डेंसिटी x एक्सिस पर है ना, तो डेंसिटी को यहाँ रखो, ठीक है, डेंसिटी को यहाँ रखो, तो क्या आएगा RT/m, यही ना। अब यहाँ पर जो है ये क्या काम करेगा, R है कांस्टेंट, मोलर मास भी कांस्टेंट क्योंकि गैस एक ही है, और टेम्परेचर जो है कोई पार्टिकुलर एक कर्व के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये स्लोप का काम कर रहा है। तो अब बताओ ये स्लोप है, तो अब देखो इसमें T1 का स्लोप ज्यादा है, यही ना, इसका स्लोप ज्यादा है T2 से, तो इसका मतलब T1 के लिए ये वैल्यू जो है ज्यादा होगा, यही ना। तो अब बताओ अगर ये वैल्यू ज्यादा है और मोलर मास तो फिक्स है क्योंकि गैस फिक्स है ना, गैस से में तो मोलर मास फिक्स है और R होता ही है कांस्टेंट, तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है कौन सा ज्यादा होगा, T1 या T2, बोलो
कौन सा ज्यादा होगा? T1 is greater than T1 इज ग्रेटर देन T2। ये तो सिंपल है। स्लोप अगर तुमको पता है तो स्लोप मेथड से बहुत ही इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं बिना पेन यूज किए। बस ये फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है? एन ओपन वेसल कंटेनिंग एयर इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 127 डिग्री सी। द फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली प्रेजेंट व्हिच गोज आउट ऑफ इट इज। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज अगर पढ़ने में तुमको अगर मिस्टेक हुआ तो तुमको जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन देगा वो। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर आ गया होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी से, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम प्रैक्टिकली जो है बता रहे हैं तुमको। ठीक है, एक ओपन वेसल है, उसमें एयर है और उसको हीट किया गया। जैसे प्रेशर कुकर में मान लो उसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कुकर में जो है पहले प्रेशर जनरेट होता है और कंटिन्यूसली तुम हीटिंग किए जा रहे हो, तो कुछ देर के बाद क्या होता है उसमें से अंदर प्रेशर बढ़ता है तो कुछ जो है वेपर बाहर निकलता है और फिर से वो नॉर्मल हो जाता है, यही ना। तो हीटिंग की वजह से क्या होता है, हीट क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है प्रेशर कुकर का, यही ना। तो वो ओपन तो नहीं है लेकिन सीटी बजने के बाद क्या होता है वो कुछ पार्ट जो है कुछ उसका एयर बाहर निकल जाता है, मतलब वेपर बाहर निकल जाता है। ये क्या है, ये कंटेनर है ओपन, उसमें एयर है, एयर तो होगा ही ना। उसको हम हीट किए तो क्या होगा, कोई कंटेनर है, अब मान लो उसमें जो है ये थोड़ा सा पार्ट है ओपन, ठीक है, ये पार्ट ओपन है, अब इसमें एयर है, राइट। तो इसमें एयर है, अब इसको हम हीट किए, ठीक है, इसको अगर हम हीट किए तो इसमें से कुछ एयर जो है बाहर जाएगा, यही ना। इसको अगर हम हीट किए तो क्या होगा, ये गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यही ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर मान लो ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो प्रेशर बढ़ा देता वो, लेकिन अभी वॉल्यूम जो है, मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट अभी भी है, लेकिन ये जो है ये गैस जो है, गैस का मोलिक्यूल्स जो है अभी वो फिक्स नहीं है, यही ना, गैस का मोलिक्यूल फिक्स नहीं है ना। वॉल्यूम जो है वॉल्यूम उतना ही है कंटेनर का, लेकिन कुछ गैस मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये ओपन है ना। तो ये गैस का मोलिक्यूल फिक्स नहीं है इस बार, तो हम इसको हीट करेंगे। अगर अगर मान लो ये क्लोज होता कंटेनर तो क्या होता, प्रेशर बढ़ जाता, क्योंकि गैस का मोलिक्यूल अंदर ही रहता, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता, राइट। बट ये अभी क्या है, अभी ये एयर के कांटेक्ट में है, यही ना, एयर के कांटेक्ट में है ना, ये ओपन है ना। तो तुम इसको हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो ये इसका जो है ये मोलिकुलर स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, कुछ पार्ट जो है ना, कुछ एयर बाहर निकल जाएगा, समझ में आया, कुछ एयर बाहर निकल जाएगा। तब तक निकलते रहेगा बाहर जब तक कि इसके अंदर जो एयर बचा है उसका उस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जितना है ये इस कंटेनर का वॉल्यूम उसके बराबर ना जाए, समझ में आया। पी इक्वल टू एनआरटी के पास हम जाएंगे और इसमें देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और देखो, हाँ एक चीज बताओ, इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि ये एयर के टच में है, यही ना। प्रेशर कुकर में क्या था, अंदर प्रेशर बढ़ा था तो फिर जो है सीटी बजने के बाद फिर से वो रिलीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एयर के कांटेक्ट में है, ओपन ही है ना, तो हम हीट करेंगे तो कुछ पार्ट बाहर निकलेगा, समझ में आया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ से भी हम यहाँ से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं और यहाँ से जो है इस इक्वेशन से हम मैथमेटिकली, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है और देखो ये जो है मोल वेरिएबल है, इस बार मोल वेरिएबल है ना, तो बाद में जो है मोल इसमें कम हो रहा है, समझ में आया। वॉल्यूम फिक्स है, मोल घट रहा है। तो अब जो है इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये कौन सा नंबर है 9। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी, पहले क्या करेंगे, पहले मान लो कुछ था, कुछ तो मोल होगा, ये फ्रैक्शन पूछ रहा है तो पहले 1 ही मान लो, ठीक है। तो पहले मोल 1 होगा मान लेते हैं, तो पहले अगर 1 है तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे हम, ये प्रेशर के लिए 1 ATM यूज करें या P ही यूज करते हैं, P और V, P तो सेम ही रहेगा तो बेटर है, नहीं तो 1 ATM यूज करो क्योंकि एयर है ना। तो 1 और वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम और ये मोल वेरिएबल है इस बार, तो मोल की जगह मान लो 1, ठीक है। R और ये टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री से, तो कितना होगा 300 केल्विन, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। तो ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद क्या हुआ, अभी भी कुछ
ये कुछ गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद अभी भी जो है इसका वॉल्यूम फिक्स है, और एयर तो ये एयर के कांटेक्ट में है तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो 1 इंटू वॉल्यूम अभी भी होगा। अभी कितना इसमें मोल बचा होगा वो हमको फाइंड करना है ना। तो मान लेते हैं कुछ एन डैश है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इंटू आर, और इस बार 127 डिग्री से, मतलब कितना 400 होगा। तो ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो यहां से क्या आएगा, एन डैश इंटू 4/3 इक्वल टू 1, देयरफॉर एन डैश इक्वल टू क्या आएगा 3/4, यही ना। तो ये देखो ये पार्ट जो है, ये जो 3/4 आया है, ये अंदर का है या बाहर का, ये दिमाग लगाओ। अंदर का, क्योंकि वॉल्यूम तुमने अंदर का लिया है ना, वॉल्यूम अंदर, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये जो आएगा एन डैश वो अंदर का आएगा। फिर बाहर जाना। तो अब क्या पूछ रहा है, जो पहले से जो प्रेजेंट था उसमें से कितना फ्रैक्शन बाहर निकला है। तो पहले से 1 हम मान लिए थे, तो अभी 3/4 प्रेजेंट है, अभी इसमें बचा हुआ है, तो इसका मतलब बाहर कितना निकला 1 माइनस एन डैश, है ना। पहले हमने 1 लिया था ना, तो ये कितना आएगा 1/4 आएगा। तो आंसर विल बी बी। समझ में आया। तो देखो ये जो है ये तो तुम सोच लिया होगा, इससे आंसर तुम फाइंड कर लिया होगा, लेकिन ये जो है ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना जरूरी है कि ये हुआ क्यों। समझ में आया, क्यों बाहर गया, ठीक है। और जो ये वैल्यू आया है ये कहाँ का है, तो ये अंदर का है, क्योंकि वॉल्यूम हम अभी गैस का ये वेसल का ले रहे हैं। समझ में आया। और टेम्परेचर इंक्रीज करे किए हम इसका, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर हम नहीं इंक्रीज किया है, इसका इंक्रीज किया है ना। तो गैस जो आएगा एन मोल वो इसका आएगा। क्लियर। तो यहां तक समझ में आया। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज, अब ये कंपेयर कर रहा है हीलियम से, तो देखते हैं रेट ऑफ H2 और अपॉन रेट ऑफ हीलियम, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगा। देखो प्रेशर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये मोलर मास का इन्वर्सली, यही ना। तो क्या होगा, इसका मोलर मास कितना होता है, ये होगा मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ H2 होगा। तो हीलियम का कितना होता है 4 और इसका 2, तो ये क्या होगा √2 होगा। तो इसका मतलब ये जो है रेट ऑफ H2 जो होगा वो होगा, यही ना। तो हीलियम के रेट का √2 टाइम्स, √2 मतलब 1.4, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। क्लियर। चलो लिख लो। ये है आज का होमवर्क, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।